हाँ जी, हे गाइस, आज है 7th ऑफ जुलाई और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और थर्सडे के न्यूज़पेपर में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम स्टार्ट किए हुए हैं हमने कि ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आज हम गाट करेंगे, मतलब डब्ल्यूटीओ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो गाट एग्रीमेंट है वो 1947 में जो है 23 कंट्रीज उसको साइन करती हैं, जो कि 1948 में फोर्स में आता है। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो इंपोर्ट कोटाज है उसको फेज आउट करना, रिड्यूस करना टैरिफ को मर्चेंडाइज ट्रेड पे। फिर उसके बाद में उरुग्वे राउंड होते हैं जो कि होते हैं 1987 से 1994 में, जिसको हम बोलते हैं, मतलब वहाँ पे फिर माराकेश एग्रीमेंट होता है। फिर उस एग्रीमेंट के बाद में हमने गाट को ख़त्म करके हम क्या लेकर आते हैं, डब्ल्यूटीओ। और जो चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डब्ल्यूटीओ है वो एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर कोई पूछे कि गाट को ख़त्म करने की इतनी क्या ही नौबत आ गई थी कि गाट को हमने रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ लेकर आए, क्योंकि गाट में डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं थी, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। डीएसबी वॉज नॉट देयर इन दी गाट एंड दैट्स वाई व्हाट वी डिड अंडर दी माराकेश एग्रीमेंट, हमने गाट से क्या लेकर आए, डब्ल्यूटीओ ले आए। नाउ डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आपने बताना है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे एक बार गूगल कीजिए और आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट के जो स्पाइस जेट है, आपने कल न्यूज़ देख ली होगी आई थिंक, या फिर पढ़ी होगी कहीं पे कि जो डीजीसीए है अब तो चलो ये बोल रहा है कि भाई जो स्पाइस जेट है उसको अपने सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज फिर पनिशमेंट दी जाएगी और तो क्या ही किया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेफ्टी लैप्सेस है उसमें क्या किया गया कि भाई उनका ना एक इंडिकेटर सा चल रहा था, उससे लग रहा था कि जो फ्यूल टैंक में कोई प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की वजह से कराची में उनको एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो इस चीज़ को चलते हुए डीजीसीए ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि स्पाइस जेट को जो ये फेलियर इस तरह से हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डीजीसीए होता क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2022 के अंडर क्या होती है, ये बनती है, फॉर्म होती है। अब ये इन्वेस्टिगेट करती है एविएशन एक्सीडेंट को, इंसिडेंट्स को, और मेंटेन करती है हर एक तरह की रेगुलेशन रिलेटेड टू एविएशन। ठीक है, नंबर 3, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्लान कर रही है टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद द CAA, सिविल एविएशन अथॉरिटी, मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक अथॉरिटी बनाना चाह रही है जिसमें वो सारे के सारे काम कर पाएगी। अब इसके मेन फंक्शन क्या है, देखिए, रजिस्ट्रेशन करना सिविल एयरक्राफ्ट का, सर्टिफिकेट ऑफ एयरपोर्ट, लाइसेंस टू पायलट हो गया, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हो गया, उनको लाइसेंस देना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हो गया, फ्लाइट इंजीनियर्स, ये जो सारे काम हैं मोर और लेस कौन करता है, डीजीसीए ही करता है। फॉर्मुलेशन करना स्टैंडर्ड्स का, एयर वर्दीनेस फॉर सिविल एयरक्राफ्ट, है ना, वो सारी जो चीज़ें वो कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीज़ें डीजीसीए करता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका अथॉरिटी बनाने में कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने एक अच्छे वे से याद रखनी है। नंबर 2 जो हमारी फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, महुआ फेसिस FIR इन भोपाल फॉर रिमार्क्स। हमने कल एक, मैंने आपको इंसिडेंट बताया था ना कि जहाँ पे गॉडेस काली के लिए कुछ एक ट्विटर पे किसी ने कुछ डाल दी थी, डॉक्यूमेंट्री आ रही है करके मेरी, और उसकी सपोर्ट में ये महुआ करके हैं, वे ये MP हैं, महुआ मोइत्रा, सॉरी। तो ये उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनके खिलाफ अब FIR हो चुकी है भोपाल में। अब एक और इंसान था उसी तरह का, कल भी हमने ये न्यूज़ की थी भाई, अजमेर जो है, इसका नाम था बंदे का सलमान चिश्ती, और ये खादीम है, खादीम होता है वर्कर, ये हिस्टोरिक जो अजमेर दरगाह है वहाँ पे खादीम है, वर्कर है। और इसको पकड़ा गया क्योंकि इसने बोला था, कहता जो नूपुर शर्मा का सर मेरे पास लेकर आएगा मैं उसको बहुत, पता नहीं क्या था, मेरे जितनी मेरी दौलत शौहरत जितना भी कुछ है मेरा ले जाओ। ठीक है, तो इसको भी अब पकड़ा गया है। अब उसके बाद में फ्रंट पेज पे जो खबर है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, मतलब जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है, डोमेस्टिक LPG प्राइस इंक्रीज, प्राइस अप टू बाई 50 रुपीज़, ये जो LPG गैस सिलेंडर है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, यहाँ पे ये शिमला की जो है वो पिक्चर है, यहाँ पे लैंड स्लिप और हैवी रेन की वजह से शिमला में कुछ व्हीकल्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बरी हो चुके हैं। तो इसको चलते हुए देख के यहाँ पे इन्होंने बोला कि पार्वती रिवर में भी क्या हुआ था, क्लाउड बर्स्ट। हमें पार्वती रिवर की, चाहे वो आप HAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, इस तरह की जो न्यूज़ रहती है उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं डिटेल में देख लेनी चाहिए। पार्वती रिवर के बारे में थोड़ा देखते हैं, आई होप जो बच्चे वहाँ से उनको पता भी होएगा। जो पार्वती रिवर है, ये रिवर है इन दी पार्वती वैली, पहली चीज़।
ये नदर्न इंडिया जो कि फ्लो करती है इनटू द ब्यास रिवर एट दी भुंतर, ठीक है। ये सम 10 किलोमीटर साउथ ऑफ द कुल्लू। ये राइज होती है फ्रॉम दी मानतलाई ग्लेशियर, ठीक है, बिलो दी पीन पार्वती पास, ठीक है, एंड फ्लोज इन अ ग्रेजुअल कर्व फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट पास्ट दी इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन ऑफ दी मणिकरण, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है एक अच्छे वे से कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग दी एडिटोरियल। सबसे पहले तो यहाँ पे हेट क्राइम और पनिशमेंट को लेकर है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू GS2 अगेन, और GS1 के लिए कम्युनलिज्म, ठीक है, वो जो वाला टॉपिक है उसमें उसका भी ये पार्ट बन सकती है। हेट क्राइम और पनिशमेंट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर दी वायलेंस ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ दी हेट स्पीच। यहाँ पे जो इंडिया के लॉज हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वहाँ पे क्लियर है कि वहाँ पे एक रीज़नेबल जो चीज़ें हैं वो लगाई गई हैं कि आप, ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उस पर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो प्रोविजंस है ये लॉ में, इसको इंटरप्रेट किया जाता है और क्रिमिनलाइज किया जाता है इस तरह के ऑफेंसेस को, जो कि हेट स्पीच। यहाँ पे जो हेट स्पीच का मतलब होता है कि किसी दूसरे के लिए कुछ हेटरेट पैदा करना और जिसके लिए फिर वॉयलेंस हो जाती है उसके लिए। लेकिन कुछ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी बार बोला है कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न को डालना चाहिए, कहाँ पे, IPC में, इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर मस्ट बी ज़ीरो टॉलरेंस। कुछ इंसिडेंट हमें देखने को मिले। एक केमिस्ट उमेश कोले, जिनको महाराष्ट्र में 2-3 लोगों ने आके मार दिया, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें कि कन्हैयालाल उदयपुर सेम केस। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि BJP स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने कुछ प्रॉफिट के लिए बोला था। इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि भाई हम सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये कि क्या है, एक तरह का काउंटर है टू दे परसीव्ड कि भाई उनको लगा हमारे रिलीजन की इंसल्ट हुई, अगर कोई कुछ नहीं करता तो हम कर देते इस तरह के इंसिडेंट। तो उसके बाद में ये जो चीज़ है, ये जो केस है, ये प्रॉब कर रहा है कौन है ना, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स मिलनी चाहिए। अब ये जो जस्टिस और एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ है शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन बट नीड्स टू बी अप्लाइड इन अ फेयर मैनर विदाउट प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो, ठीक है, सारी की सारी, नॉट ओनली के जो पावर में है, स्पेशली वो जो पावर में है, लेकिन सारी की सारी को ये मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनको कम्युनल जो हेटरेट है उसको नहीं फैलाना है। अगर कम्युनल हेटरेट फैलाते रहे, जो हमारे एक सेलिएंट फीचर है हमारी कम्युनिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो तो रहेगा ही नहीं। सो जो गवर्नमेंट है मस्ट रीओरिएंट देमसेल्व्स टू द रूल ऑफ लॉ और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलर फैब्रिक अगर मेंटेन करके रखना चाहते हो फिर तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ख़त्म होता हमें दिखाई देगा, ठीक है जी। जो नेक्स्ट है वो स्पोर्ट्स को लेकर है, और यहाँ पे चेंज्ड इक्वेशंस की बात की जा रही है कि जो इंग्लैंड है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को रीशेप कर रहा है वाइल ऑफेंसिंग, ठीक है, विद ऑफेंस एज दी गाइडिंग पॉलिसी। बहुत अच्छे वे से खेल रहे हैं और उन्होंने टेस्ट मैच बड़े अच्छे वे से जीता है। जितना भी टारगेट हो वो बहुत अच्छे वे से अचीव करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला जो एडिटोरियल है, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS2, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। यहाँ पे बात की जा रही है कि बंडिंग टू रिलीव इन बाली एंड दिल्ली, ठीक है। इसमें जो बैक टू बैक समिट्स हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ये बोला गया, जैसे कि समिट हुआ यहाँ पे G7 का समिट हो गया, ब्रिक्स समिट हो गया, या फिर नाटो का। अब यहाँ पे दोनों का पार्ट था, ब्रिक्स का भी, G7 का भी इंडिया, लेकिन नाटो का नहीं पार्ट था ऑब्वियसली। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिया है वो एक बैलेंसिंग चीज़ बना के चल रहा है, लेकिन कितने टाइम तक बना के चलेगा, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो पोलराइजेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स में इंडिया ने प्रॉपर वे से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जाई जिनपिंग हो गया, पुतिन हो गया, वो सारे थे, और उन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या एक चीज़ को एक साइड पे रखा, जहाँ पे हमने देखा कि चाहे वो मतलब एक चीज़ होती है ना कि भाई चाहे वो LAC का इशू था, चाहे वो कोई इशू था कि रिफ्यूज़ल टू शन रशिया, है ना, वो वाली जो सारी चीज़ें उसको एक साइड पे रख के कि LAC का कोई इशू चल रहा है या फिर कोई और इशू चल रहा है, उन्होंने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया और SCO में भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। और उसी तरह से नॉट ओनली दी पार्टिसिपेशन इन दी ब्रिक्स बट उन्होंने वहाँ पे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को लेकर भी बहुत बातें की, जिसमें उन्होंने बात की NDB की, जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई, कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की बात हुई, ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स की बात होती है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की बात होती है, और मिस्टर पुतिन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की बात करते हैं बेस्ड ऑन दी बास्केट ऑफ करेंसीज। वो बोलते कि हम डी डॉलराइजेशन करेंगे। डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को
बहुत कम यूज़ करना हम स्टार्ट करेंगे विद द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक ही दिन के बाद में ब्रिक्स के बाद में वो चले जाते हैं G7 समिट के लिए, जहाँ पे मतलब इससे हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो अच्छे वे से बैलेंस कर रहा है और एक इंडिया की फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो G7 में जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट जो हम बात करें तो यहाँ पे पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक एक चीज़ आई ऑकस के बाद में, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनदर सिग्नल है, जो US है वो अपने जो टाइज़ है वो उनके साथ इंक्रीज़ करता है जिनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है और जिसके साथ उसके मिलिट्री टाइज़ बहुत अच्छे वे से चल रहे हैं। मोर ओवर यहाँ पे बुलाया गया था नाटो की कुछ ऐसी कंट्रीज़ को जो नाटो को ज्वाइन करना चाहती थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है जहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया मस्ट लेट, यहाँ पे इंडिया को लीड करने की बात की जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है सिंगुलर स्ट्रेटेजी के साथ में चल रही है। अगर हम बात करते हैं तो रशिया को उन्होंने कंडोन भी नहीं किया कि हाँ भाई आपने अटैक किया यूक्रेन पे, और क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया। सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिया ने चाइना का एज अ ग्लोबल इकोनॉमीज दैट आर मोस्ट इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ रशियन ऑयल, इसमें भी हमारे जो इंडिया है वो पहले नंबर पे है कि जो रशियन ऑयल है वो हम ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हम ले रहे हैं, हम सीमेंट भी ले रहे हैं वहाँ से। मोर ओवर हमने चाइनीज़ युआन में भी वहाँ पे पे किया है कि ताकि हमें जो चीज़ें वो मिलती रही, नहीं तो अदरवाइज़ फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरह की जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। फिर उसके बाद में जो न्यू दिल्ली है वो बोलते कि अब टू सीज द मूवमेंट फॉर द लीडरशिप इन अ वर्ल्ड दैट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल विद द ग्रोइंग पोलराइजेशन, है ना, एंड द डिसरप्शन ड्यू टू द यूक्रेन वॉर। जो इंडिया, लेकिन इस चीज़ में इंडिया अकेला नहीं है, क्योंकि जो इंडोनेशिया वो भी यही चाहता है कि जो आगे आने वाला जी समिट है उसमें दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करें, चाहे वो पुतिन है चाहे वो USA, मतलब चाहे वो रशिया चाहे वो USA है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाएगा कि पहले ही बोला जा रहा है जब भी पुतिन वहाँ पे बोलेंगे या फिर कोई और रशिया का रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा तो जितनी भी मेजर कंट्रीज है वहाँ पे उसको नहीं सुनेंगे, वो वहाँ से चली जाएगी। फिर गैदर दी लाइक माइंडेड, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है अगर हम उसमें बात करते हैं तो रशिया के खिलाफ में 141 लोगों ने वोट किया था, लेकिन सिर्फ 93 ने वोट किया कि उसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखा जाता है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ उनको जुड़ जाना चाहिए साथ में, और एक अच्छे वे से एक जो वर्ल्ड है उसको आगे लेके जाना चाहिए। वर्ड्स दैट मैटर, नेहरू की जो लीडरशिप थी वहाँ पे हमने देखा था कि बंडंग में कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसके बाद में नॉन अलाइंड मूवमेंट निकली जिसमें इजिप्ट इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी। और जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया था नॉन अलाइंड मूवमेंट में और नेहरूवियन थॉट्स में। लेकिन अभी ये जो चीज़ आप कर रहे हो वो भी एक तरह का नॉन अलाइंड मतलब नॉन अलाइनमेंट ही है, और क्या है कि भी हम बैलेंस अप्रोच मान के चल रहे हैं, हम किसी के साथ में नहीं है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है GS2 के बारे में। यहाँ पे अ नो टू फार्मा फ्रीबीज अ येस फॉर पब्लिक गुड। यहाँ पे बात क्या है, सिर्फ इशू समझना है और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो जो डॉक्टर्स हैं लैब्स में या कुछ और डॉक्टर्स हैं उनको फ्री में प्रोडक्ट देके जाते हैं। ठीक है जी, उनको फ्री में प्रोडक्ट देके जाते हैं कि भाई आप यूज़ करो या फिर यूज़ करवाओ, हम आपको ये दे देंगे या वो दे देंगे। अब ये जो फार्मा वाले लोग हैं ये बोल रहे हैं कि जो हम फ्री में उनको प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, लोगों को तो नहीं दे रहे, लेकिन वो किसको दे रहे, लैब वालों को या फिर किसी और डॉक्टर को। तो वो बोलते हैं कि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्पशन होनी चाहिए, मतलब उस चीज़ का हम क्या नहीं भरेंगे, वहाँ पे टैक्स नहीं भरेंगे, हमें टैक्स एग्जम्पशन होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि कहते जी जो बेंच ने, हाई कोर्ट के बेंच ने बोला था कि द एक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिविंग फ्रीबीज टू डॉक्टर्स इज़ क्लियरली प्रोहिबिटेड। भाई ये प्रोहिबिटेड, आप ना दो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप क्लेम कर रहे हो कि सेक्शन 37 क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। सो ये जो जजमेंट है विल गो अ लॉन्ग वे इन चेकिंग अनएथिकल एंड इलीगल प्रैक्टिसेस इन द फार्मा सेक्टर विच हैज़ बिकम सो आउट ऑफ रीच फॉर द कॉमन मैन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग दी GST। यहाँ पे GST के लिए ये बोला गया है कि जो GST है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो होती दिखाई दी। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, बोला जा रहा था कि जब GST आएगा तो जो हायर रेवेन्यू बियॉन्सी होएगी, लोअर इन्फ्लेशन होएगी, हायर रेवेन्यू होएगा, हायर ग्रोथ होएगी एंड सो ऑन। सो ऑन दी कम्प्लीशन ऑफ GST 5 ईयर्स, इसकी अगर हम असेसमेंट देखें जो CPI इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हुई है, और ये नहीं कि इतने लंबे टाइम में इंक्रीज़ हुई है, काफ़ी टाइम से इंक्रीज़ होती हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन और कंज्यूमर कमीशन ने भी यही स्टडी किया है कि जो GST है वो इनिशियली इंक्रीज़ करती है इन्फ्लेशन को।
जो जीएसटी है उसने इन्फ्लेशन को बढ़ाया है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं लिखा हुआ कि किस तरह से बढ़ाया किस तरह से नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, वो कहते हैं कि एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें चाहे आप जीएसटी कम कर लो लेकिन प्राइस जो है वो चीज़ों के इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसका रीज़न है, वो कहते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं जोसेफ स्टिग्ल्स, उन्होंने बोला था कि भी जब जब मार्केट में कंपटीशन कम होगा, मार्केट में कंपटीशन कम है, लो मार्केट कंपटीशन है, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होते दिखाई देंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ मोनोपोली होगी, कुछ ना कुछ कार्टेलाइजेशन होगी, तो वो जो कंपनीज है वो अपना प्राइस बढ़ा सकेंगी। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। सो जीएसटी के बाद में जो लोग बोलते हैं कि भाई जो प्राइस है वो नीचे है, प्राइस भी नीचे नहीं है, प्राइस भी ऊपर ही गए हैं। अब यहाँ पे एक डेटा है जहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अवेयरनेस है जो फैमिली प्लानिंग के लिए या फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के लिए वो तो इंक्रीज़ हुई है, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन वो बोलते इसमें भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो वाइड स्प्रेड 97% ऑफ वीमेन और 97.5% जो मेन है उनको मॉडर्न मेथड, एक मॉडर्न मेथड तो कम से कम पता ही है। लेकिन ये जो मॉडर्न मेथड्स है वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज भी किस पे है, वो वेमेन पे है, वो मेन के लिए नहीं है। मतलब जो स्टरलाइजेशन है वो फीमेल स्टरलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, नॉट दी मेल स्टरलाइजेशन, राइट। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज़ रिगार्डिंग अगेन द GS2 सेक्शन के नई हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के रूल्स आए हैं। देखते हैं क्या क्या रूल्स है। CCPA जो रिसेंटली उसने इशू किया गाइडलाइंस को टू प्रिवेंट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये जो गाइडलाइंस है ये ऑल्सो ट्राई टू डिस्करेज द प्रमोशन ऑफ इलॉजिकल कंज्यूमरिज्म एम्ड एट चिल्ड्रन, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ मिसलीडिंग हो गया, सुरोगेट हो गया, ठीक है, और चिल्ड्रन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, इनको उन्होंने बोला कि इसको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे उन्होंने वैलिड एडवर्टाइजमेंट की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन दी, जिसमें उन्होंने बोला कि हम कंसीडर करेंगे नॉन मिसलीडिंग उस चीज़ को जहाँ पे ट्रू और ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी गुड्स की, जहाँ पे डज नॉट एग्जैजरेट द एक्यूरेसी, साइंटिफिक वैलिडिटी के हम वहाँ पे बोल दे बोन्स स्ट्रॉन्ग कर देगी ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि इट मस्ट बी नोटेड दैट रादर देन डिफाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिसलीडिंग और इनवैलिड एडवर्टाइजमेंट, कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग या इनवैलिड है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये गाइडलाइंस है जो वो सॉर्ट करती हैं, डिफाइन करती है वैलिड और नॉन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि ये वाली वैलिड है और ये नॉन मिसलीडिंग है, ठीक है। सुरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, देखो ना, वहाँ पे बड़े अच्छे वे से आपके अंदर वो चीज़ डाल दी जाएगी कि आपको ये चीज़ खानी है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट किसी और चीज़ की कर रहे होंगे। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो टोबैको की, लेकिन वहाँ पे किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, पान मसाला की। पान मसाला की एडवर्टाइजमेंट के साथ में वो प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं, टोबैको को। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सुरोगेट एडवर्टाइजमेंट। जैसे वहाँ पे कुछ अगर बियर की है या फिर कोई अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे सोडा की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि हम तो सोडा की एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसको पता है कि मैं सुरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ है वो यहाँ पे बंद करने की बात की जा रही है। और एडवर्टाइजमेंट जो कि टारगेट करती है चिल्ड्रन को, जैसे कि यार उनको नहीं पता और मतलब उनको इनकरेज करती है अनरीजनेबली जो है कि डेंजरस और जो चीज़ें उसको कंज्यूम करने में, है ना, जो हेल्दी नहीं है चीज़ें। यहाँ पे अगर हम बात करें, उन्होंने बोला है जो गाइडलाइंस है उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बोला है कि एक होता है ना कि जो प्रोडक्ट्स पे जो हेल्थ वार्निंग वाले प्रोडक्ट्स हैं कि यार इसमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हैं, फिर इसमें मोटापा आ जाएगा, जो हेल्दी नहीं है चीज़ें, तो उसमें साफ तौर पे बोला है उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो म्यूज़िक, स्पोर्ट्स या सिनेमा की जो पर्सनैलिटीज़ है वो ना करे तो अच्छी चीज़ है। और जो एडवर्टाइजमेंट दैट स्टेट एनी हेल्थ और न्यूट्रिशनल क्लेम्स और बेनिफिट्स विदाउट बीइंग एडिक्वेटली साइंटिफिकली सस्टेन्ड और एनी सर्जरी विच मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड। फर्दर मोर, अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ ऐसी भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं जहाँ पे बोला जाता है जैसे कि जो मिल्क एडिटिव होते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी, भागने में अच्छा रहेगा, ये डाल दो दूध के बीच में, उस तरह की भाई ना करो। तो वो अगर तो साइंटिफिकली प्रूवन है फिर तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने बोला नहीं करना इस तरह की चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोली जा रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट है जैसे चिप्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गया, अदर स्नैक्स हो गया, उन्होंने बोला कि जो चिल्ड्रन वाले जो बच्चे देखते हैं चैनल उस पर नहीं कास्ट करना, तो वो कहते हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि 19(1)G और आर्टिकल 14 के अंडर जो कंपनीज है वो बोलेंगे, जो कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल्स है वो बोलेंगे हमें रेवेन्यू भी तो इसी एडवर्टाइजमेंट से आता है, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो अदर रिफॉर्म्स क्या हैं, वही के डिस्क्लेमर दो एडवर्टाइजमेंट के बीच में जो चीज़ अच्छी नहीं है खाने में। तो ये एडवर्टाइजमेंट मुझे तो सही लगी ये चीज़, ठीक है। कुछ अगर किसी कंपनी के लिए कुछ और चीज़ के लिए बुरी चीज़ है तो वो हम आगे वो है कि वो सरकार उसको सुधार कर सकती है।
इस चीज़ के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, तो इसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। इंडिया ट्रेड डेफिसिट, देखिए ये जो टॉपिक है मेरा पढ़ाने का बड़ा दिल था, वर्स्टियन मेथड इसको बोलते हैं। और ये वर्स्टियन मेथड जो बच्चे, मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि जो सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल है, जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, वो इसको ज़रूर पढ़िएगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चे इसको ज़रूर पढ़िएगा टाइम निकाल के, वर्स्टियन मेथड को। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी आज। तो वर्स्टियन मेथड आपने यहाँ पे देखना है, जो कि मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक मतलब जो वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन एक बार आप देखिएगा इसको, बड़ा अच्छे वे से आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा ईजी है वर्स्टियन मेथड। आगे देखते हैं, आज है भाई वर्ल्ड चॉकलेट डे, ठीक है, उसके लिए क्विज़ है, तो ये क्विज़ हमारे काम का नहीं है। आगे देखते हैं जो न्यूज़ है आज डिस्कस करने वाली। देखिए जो अगली न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है एमएसपी को लेकर, जहाँ पे नीति आयोग ने बोला है कि जब तक मार्केट है जो वो एफिशिएंट नहीं होती और कॉम्पिटिटिव नहीं होती, तब तक हम एमएसपी को कंटिन्यू रखेंगे, आप बिल्कुल मत डरिए। लेकिन जो ऑल इंडिया किसान सभा है उन्होंने बोला 23 क्रॉप्स पे आप एमएसपी दे रहे हो, लेकिन ओनली 2 क्रॉप्स है जो कि एमएसपी पे प्रोक्योर होती है, ये बहुत गलत बात है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो पीएम जॉनसन के काफ़ी लोग हैं, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के, वो यहाँ पे रिज़ाइन दे रहे हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं तो कंटिन्यू करूँगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो श्रीलंका है, यहाँ पे वर्ल्ड अफेयर्स में जो श्रीलंका है वो हेल्प मांगना स्टार्ट कर रहा है। अब वो किसके साथ से हेल्प मांगी है, हेल्प मांगी है उन्होंने फ्रॉम दी पुतिन, कि भाई जो फ्यूल सप्लाईज है वो हमें कर दी जाएँ, नहीं तो हमारा तो पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है रिगार्डिंग GS3 इकोनॉमिक्स, आरबीआई ने रूल्स हैं जो ईज़ कर दिए टू बूस्ट फॉरेक्स इन्फ्लोज। आपको याद है कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डॉलर बाहर जा रहा है दोबारा से, FPI है ना, तो उसको दोबारा लाने के लिए कि मतलब कुछ डॉलर्स यहाँ पे हैं, कुछ रूल्स ईज़ किए हैं। पहली चीज़, डबलिंग इन दी ओवरसीज बोरोइंग लिमिट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड रिमूवल ऑफ इंटरेस्ट रेट सीलिंग। पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या कर दिया कि जो सपोज कर लो यहाँ पे अगर जो कॉर्पोरेट्स हैं 100 रुपीज़ बाहर से ले सकते हो, तो उनको बोल दिया आप 200 ले सकते हो। नंबर 2, उन्होंने इंटरेस्ट रेट सीलिंग को यहाँ से रिमूव कर दिया फॉर दी NRIs फॉरेन करेंसी डिपॉजिट। और ये जो मूव है ये तब आया जब कैपिटल आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बाहर जा रहे थे, और इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने पे हो सकता है कि कुछ चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो की गई है कि FPI जो डेट नॉर्म्स है उसको भी थोड़ा लूज़ किया गया, इनकरेज करने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू डेट। जो RBI उसने बोला जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो चॉइस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो अवेलेबल हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, और वो ये फुली एक्सेसिबल रूट है, ठीक है। और विद ऑल द न्यू इशंस ऑफ GSEC ऑफ 7 years एंड 14 years टेन्योर, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर कोई बंदा आएगा तो ज़्यादा टाइम के लिए आ सकता है। फिर इसके बाद में बोला गया है कि जो इन्फ्लेशन है उसने हिट किया FMCG सेक्टर को बहुत ही गंदे वे से, और ये बोला है किसने, गोदरेज ने, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।